चलो भाई हैं, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के वो शिखर के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः। 20 प्रश्नों या 25 प्रश्नों या 30 प्रश्नों की जो श्रृंखला हमारी चली आ रही थी, उस श्रृंखला में मैं आज आपके बीच जीएस के प्रश्नों के साथ पहुंचा हूं। हमारी जो भी ये यूट्यूब पे जैसे अभी हमारा कोर्स चल रहा है, उसके लिए पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए जो भी अभी लेटेस्ट फॉर्म आए हैं, जो जिसमें सब्जेक्ट मांग रखा है, उसकी भी डेमो क्लासें यूट्यूब में डाल दी गई हैं। और जो निरंतर हमारी श्रृंखला बीच में टूटी थी, उसमें अब लगातार आएगी ये क्लासेस। सुबह शाम जो यूट्यूब पे चल रहा था हमारा, पुलिस कांस्टेबल को देखते हुए आगे जो भी लेक्चरर का स्क्रीनिंग है, लोअर पीसीएस के लिए है, ये सब एग्ज़ामों को क्या करेगा, कवर करेगा। उसके लिए आज मैं बहुत आसान प्रश्नों के साथ आपके बीच में आया हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे पुलिस कांस्टेबल के जो बैचेस बने हुए हैं, उनका कहना है कि सर थोड़ा प्रश्नों का स्तर आसान रखिए, आसान से टफ की ओर बढ़िए। तो जो हमारी टीम है उनमें जो जीएस के प्रश्न और कराते हैं, मतलब और सारे टीचर कराते हैं, विपिन सर कराते हैं, दीपक सर कराते हैं, या भरत सर कराते हैं, जो भी सर हैं हमारे साथ, उनका स्तर थोड़ा बहुत हाई रहेगा, मेरा थोड़ा लो रहेगा, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल के बच्चों की रिक्वेस्ट में देखते हुए ये सब कर रहे हैं हम। चलो देखिए, आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर है कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या था, या एक कह लीजिए कि राजनैतिक गुरु कौन थे सुभाष चंद्र बोस के। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी थे, या गोपाल कृष्ण गोखले थे, या चित्तरंजन दास थे, या इनमें से कोई नहीं थे। जरा बताइए, आसान प्रश्न है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये प्रश्न मैंने रखा हुआ है। जरा बताइए, मैं आपके प्रश्नों को भी लेता रहूंगा। चलो, सुभाष चंद्र बोस के राज आपको पता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। किसके? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन है? चित्तरंजन दास। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास। क्लियर हो गई बात? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। और आपको पता होगा 1923 में सीआर दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी की भी स्थापना की थी। क्लियर हो गई बात? सीआर दास से प्रश्न आते हैं। से सीआर दास एक बहुत वरिष्ठ वकीलों में से, आधुनिक भारत में वरिष्ठ वकीलों में इनका नाम आता है। इन्होंने 1923 में किसकी स्थापना की थी? मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की। किसकी स्थापना? स्वराज पार्टी की। ठीक है। स्वराज पार्टी वह पहली पार्टी है जिसने संविधान की मांग की थी। अगर कभी एग्जाम में आएगा कि कौन सी पार्टी है जिसने संविधान की मांग सर्वप्रथम की, तो उसका आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी। 1934 में, 1934 में। इस समय इस पार्टी को लीड कर रहे थे एम एन रॉय। ठीक है। चलो, अगला प्रश्न देखो जरा। प्रश्न नंबर 2 है। अगला प्रश्न है हमारे पास। अगला प्रश्न देखिए जरा। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आपको पता होगा कि संविधान को बनाने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। तो ये पूछ रहा है कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। बहुत सारी समितियां थी, जैसे जिनमें से एक प्रारूप समिति थी जिसमें 7 सदस्य थे, जिस समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। ऐसे ही झंडा समिति थी, ऐसे ही संघ संविधान समिति थी, ऐसे ही संघ शक्ति समिति थी। तो ये पूछ रहा है कि प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जेबी कृपलानी थे, या वल्लभ भाई पटेल थे? जरा बताइए, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलो, इसका सही जवाब क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, वल्लभ भाई पटेल। क्लियर हो गई बात? चलो, अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र आपने सुना होगा, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? और आपको पता है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री को। भगवान सूर्य, ब्रैकेट में आप सूर्य लिख सकते हो, सूर्य या सावित्री को, सावित्री रूप है सूर्य का, उसको समर्पित है भगवान सूर्य को, या सूर्य देव को कह लेते हैं, या सावित्री इसका सही जवाब होगा। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदया, ये गायत्री मंत्र है। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? जरा बताओ जरा, किस वेद में मिलता है? इसका उल्लेख किस वेद में मिलते हैं? जल्दी बताओ, कौन सा वेद है जिसमें इसका उल्लेख मिलता है? बताओ कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, बिल्कुल सही। जिनका जवाब भी ऋग्वेद आया वो बिल्कुल सही है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। चलिए अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में मानव विकास रिपोर्ट, आपने सुना होगा, HDR, HDI, सॉरी आर बोला मैं, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक या मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मानव विकास रिपोर्ट या HDI रिपोर्ट किसने जारी की थी? पहला राज्य कौन सा है वो? महाराष्ट्र है, गुजरात है, केरल है या मध्य प्रदेश है? आपको पता है कि HDI की अवधारणा पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका नाम है महबूब उल हक। महबूब उल हक ने दिया था 1990 में, और इनका समर्थन किया था भारत के एक अर्थशास्त्री हुए अमर्त्य सेन। पहली बार भारत ने अपनी HDI रिपोर्ट जारी की थी 2002 में। लेकिन ये पूछ रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले अपनी HDI रिपोर्ट जारी की थी? भारत के द्वारा 2002 में योजना आयोग के सहायता से HDI रिपोर्ट जारी की गई थी। और ये पूछ रहा है आपको कि राज्य कौन सा था, तो इसका सही जवाब होगा MP। मध्य प्रदेश ने 1995 में अपनी HDI रिपोर्ट जारी कर दी थी। आपसे पूछेगा HDI रिपोर्ट का जारी कौन करता है, तो इसका सही जवाब होगा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आपसे यह भी पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या UNDP की स्थापना कब हुई, तो इसका जवाब होगा 1965 में। HDI रिपोर्ट बदलती रहती है, तो जो HDI रिपोर्ट में अभी आपको बताऊंगा वो लेटेस्ट हो गया, उसके बाद क्या पता अगले साल कोई HDI रिपोर्ट में कुछ और चेंजेस आ जाए, क्योंकि ये करंट का विषय है। लेकिन ये चीज़ परमानेंट है कि 1965 में UNDP की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश ने अपनी HDI रिपोर्ट 1995 में पेश कर दी थी, और भारत ने अपनी पहली HDI रिपोर्ट 2002 में पेश की थी। क्लियर हो गई बात? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, MP इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए जरा। अगला प्रश्न है, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक के शीर्षक क्या है? जो इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी उसका शीर्षक क्या है? एसेज इन इंडियन इकोनॉमिक्स, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बहुत फेमस पुस्तक है। दादा भाई नेहरू जी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया कि किस प्रकार से अंग्रेज हमारी अर्थव्यवस्था को खोखली करते जा रहे हैं। आपने उस पुस्तक का नाम बताना है, बताइए जरा, आसान प्रश्न है, जल्दी बताओ। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गई बात? चलिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलो अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि मौर्य काल में सीता, मौर्य काल में जो सीता है उसका तात्पर्य क्या है? सीता किसे कहा जाता था मौर्य काल में? एक धार्मिक संप्रदाय था सीता, एक देवी थी, या राजकीय भूमि से प्राप्त आई थी, या ऊसर भूमि थी? बताइए जरा, सीता क्या था? जल्दी बताओ। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। सीता क्या था? ऑप्शन सी बिल्कुल से, राजकीय भूमि से जो प्राप्त आई थी उसको सीता कहा जाता था। क्लियर हो गई बात? उसको सीता कहा जाता था। इसका सही जवाब क्या है? सी। अगला प्रश्न देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को
द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी जब भारत में बक्सर का युद्ध हो गया था। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बड़े राजाओं को हरा दिया था, जिसका नाम मीर कासिम था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। उसके बाद क्या हुआ, जब बक्सर की लड़ाई होने के बाद 2 इलाहाबाद की संधियां हुई। एक इलाहाबाद की संधि शुजाउद्दौला के साथ हुई और एक इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय के साथ हुई, और इन्हीं के माध्यम से बंगाल के नवाब का पद बना रहा और इन्हीं के माध्यम से भारत में शासन चलाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसी को द्वैत शासन कहते हैं। और ये द्वैत शासन 1765 से लेकर 1772 तक चला। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा शिकंजा कसा गया और रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो जब ये द्वैत शासन चल रहा था तो ये डाकुओं का राज्य डाकुओं का राज्य था। ये ऐसा किसने कहा? जदुनाथ सरकार ने, के.एम. पणिकर ने, ताराचंद ने, कि या इनमें से कोई नहीं? जरा बताओ जरा, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। के.एम. पणिकर बिल्कुल से, जिनका आंसर भी ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब क्या होगा? के.एम. पणिकर। क्या होगा? के.एम. पणिकर। इसका सही जवाब के.एम. पणिकर होगा। अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा, धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को किस अवधि में वापस करना होता है? ये कह रहा है। वैसे धन विधेयक का वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 110 में। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है अनिवार्य रूप से, क्योंकि अनुच्छेद 109 में लिखा हुआ है कि धन विधेयक राज्यसभा में पहले नहीं आएगा। इसका ऑब्वियस सी बात है कि कहाँ आएगा? पहले लोकसभा में आएगा। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं है। राज्यसभा इसको केवल 14 दिन तक रोक सकती है या 14 दिन में वापस भेज सकती है। बाकी 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा को इस विधेयक को पास करना होता है, अन्यथा यह 14 दिन बाद पास समझा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 14 दिन हो जाएगा। और धन विधेयक का मामला अनुच्छेद 110 में 6 बिंदु हैं। 6 बिंदुओं से ये रिलेटेड है। उन 6 बिंदुओं में से किसी एक बिंदु से भी रिलेटेड हो सकता है, 6 के 6 बिंदुओं से भी रिलेटेड हो सकता है। जैसे संचित निधि में पैसा डालना है, संचित निधि से पैसा निकालना है, राज्य को कर देना है, राज्य में कर में वृद्धि करनी है, कर में बढ़ाना घटाना कर को है या परिवर्तित करना है। ये सारे 6 पॉइंट हैं उसमें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 14 दिन। 14 दिन तक राज्यसभा इसको क्या कर सकती है? अधिकतम इसको रोक सकती है। क्लियर हो गई बात? चलो अगला, अगला प्रश्न देखो जरा है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था है। महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था लोकसभा में है, विधानसभा में है, पंचायती राज संस्थाओं में है या मंत्रिमंडल में? बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था किसमें अनिवार्य है? पंचायती राज व्यवस्था में। देखो, महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से, महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से 1/3 सीटें पंचायतों में अनिवार्य रूप से थी। इसको कम नहीं किया जा सकता था, बढ़ाया जा सकता था। और 2008 में उत्तराखंड ने इसको कितना कर दिया है? 50% कर दिया गया है। और उत्तराखंड, बहुत सारे राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, जिन्होंने क्या कर रखा है, और भी राज्य हैं जिन्होंने पंचायतों में वो महिलाओं के आरक्षण को 50% कर दिया है। पंचायतों में 1/3 तो अनिवार्य है। 1/3 से कोई कम नहीं कर सकता है, बढ़ा सकता है, आरक्षण को बढ़ा सकता है, कम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गई बात? चलो अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में उल्लेखित किया जाता है? बताइए जरा। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 36 या अनुच्छेद 50? जरा बताओ। आसान प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या हो जाए? अनुच्छेद 32। देखो, अगर ये प्रस्तावना भी होता ऑप्शन में तो प्रस्तावना को भी आत्मा या हृदय कहा जाता है, लेकिन अनुच्छेद 32 को किसने कहा? अंबेडकर ने कहा।
किसने कहा? अंबेडकर ने कहा। तो आपका जवाब अनुच्छेद 32 हो जाएगा। अगर प्रस्तावना भी होता तो थोड़ा ये कंफ्यूज हो जाता, या फिर उसको ऑप्शन दोनों देने पड़ते, 32 भी और प्रस्तावना भी, एक ऑप्शन आपको ये देना पड़ता, ए और बी दोनों या ए या सी दोनों, जैसा भी होता। अनुच्छेद 20 में क्या है? गिरफ्तारी एवं वो क्या बोलते हैं उसके लिए, अनुच्छेद 21 22 में है गिरफ्तारी एवं निवारण के संबंध में संरक्षण, और आर्टिकल 20 में है अपराध एवं दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध एवं दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है, और आर्टिकल 50 में क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलगाव है। ये दो आर्टिकल डीपीएसपी के हैं, और ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के हैं दोनों। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है 5 प्रकार की: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, और अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट इन्हीं रिटों को जारी करता है जब आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 32। कि अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? संविधान की आत्मा या हृदय कहा। ठीक है, प्रस्तावना की भी कहा जाता है, इसको भी याद रखना आप। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी? तो आपने बताने बाबर और अकबर ने, बाबर और शाहजहां ने, जहांगीर और अकबर ने, कि बाबर और जहांगीर ने? बताइए जरा, किन दो मुगल शासकों ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी? जरा बताओ, जरा जल्दी बताओ। बाबर ने भी लिखी और जहांगीर ने भी लिखी। तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी बाबर ने, और तुजुक ये जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी जहांगीर ने। क्या बोला मैंने? तुजुक ये बाबरी किसने लिखी? बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी, और तुजुक ये जहांगीरी किसने लिखी? जहांगीर ने लिखी। किस भाषा में? फारसी भाषा में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाबर और जहांगीर। क्लियर हो गई बात? चलो अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न है, जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो जीटी रोड का निर्माण प्राचीन भारत में किसी और ने कराया। क्लियर हो गई बात? मध्यकालीन में किसी और ने कराया, और आधुनिक भारत में किसी और ने कराया। आप बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया, शेरशाह सूरी ने कराया, शाहजहां ने कराया, लॉर्ड डलहौजी ने कराया? बताओ जरा किसने कराया, जल्दी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, शेरशाह। देखो, प्राचीन भारत की अगर बात होगी तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आएगा, तब उसको उत्तर पथ कहा गया, उत्तर पथ कहा गया। मध्यकालीन में शेरशाह सूरी ने बनाया, जिसके लिए सड़क ए आजम कहा गया, सड़क ए आजम। और आधुनिक भारत में ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा कराया गया, जिसका नाम जीटी रोड पड़ा। तो इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य भी है और शेरशाह सूरी भी है, और अगर ऑकलैंड भी होता तो तीनों ऑप्शन सही हो जाते। क्लियर हो गई बात? इसका ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य भी है, प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। अधिकतर इसका आंसर शेरशाह सूरी होता है। लेकिन ये प्रश्न किस टाइप से बन सकता है? देखो, वैसे जीटी रोड का निर्माण कार्य प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त ने बनाया था, लेकिन उस समय उसको उत्तर पथ कहा जाता था। बात क्लियर हो गई? मध्यकालीन में शेरशाह सूरी ने उसका थोड़ा बहुत उसको मॉडिफाई किया, तो उसने उसका नाम क्या रखा? सड़क ए आजम। और आधुनिक भारत में उसको उसको थोड़ा और मॉडिफाई किया, किसने? लॉर्ड ऑकलैंड ने, और तब उसने उसका नाम क्या रखा? जीटी रोड रखा। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को ध्यान से समझना। इसमें अगर चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होता तो आंसर शेरशाह सूरी होता, शेरशाह सूरी अगर ऑप्शन में नहीं होता तो चंद्रगुप्त मौर्य होता, और तीनों अगर ऑप्शन में होते तो ऑप्शन सभी सही हो जाता। क्लियर है बात? तो ये दो ऑप्शन गलती से छप गए हैं, जरा ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा हुआ बल्कि वो छप गए हैं, क्योंकि अब तीनों के बारे में आपको पता लग गया है ना। चलो अगला देखो जरा, अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? आपने बताया महानदी पर, ताप्ती पर, कृष्णा पर और गोदावरी। बताइए जरा। नासिक महाराष्ट्र का एक शहर है, बताओ जरा। आसान प्रश्न है, गोदावरी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे पर है? गोदावरी की नदी पर, गोदावरी नदी के किनारे पर है। महाराष्ट्र का एक शहर है नासिक। चलो अगला प्रश्न देखो जरा, गोदावरी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई?
फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? 1917, 1789 या 1789? पिछली क्लास में मैंने 89 बोल दिया था तो ये बच्चा बोल रहा था 89 नहीं होता सर, 89 होता है। हमने 89 ही पढ़ा यार। चलो 89। 1789, 1879 एंड 1857। 1917, 1789, 1779 या वो 1879 या 1857? बताओ जरा। आपको पता है रूस की क्रांति कब हुई? 1917। अगर रूस की क्रांति पूछता तो 1917 में रूस, इसने फ्रांस की क्रांति पूछी है। जरा बताओ, आसान प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया। 1789 से 1799 तक चली। कब तक चली? 1799 तक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। 1799 तक चली, मतलब 89 से 99। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो जरा है, अगला प्रश्न देखो जरा। जनहित याचिका आपने सुना होगा, PIL। क्या सुना? PIL, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसका मतलब जिसका जन्म भारत में जस्टिस या न्यायमूर्ति किसके द्वारा किया गया? PN भगवती के द्वारा किया गया। उसकी अवधारणा का प्रादुर्भाव किस देश से हुआ? यूनाइटेड किंगडम से हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ कि भारत में हुआ? भारत में इसको लाने का काम किसने किया? PN भगवती, न्यायमूर्ति PN भगवती ने। लेकिन पहले ये इसका प्रादुर्भाव आया किस देश में पहले? बताओ जरा, जरा बताइए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर कोई बात? चलिए अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ये सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, ये ध्यान रखना बात। अगला प्रश्न देखो जरा। बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? कई बार एग्जाम में आ गया बंकर। खो खो से है, कबड्डी से, पोलो है, या इनमें से कोई नहीं है? बताओ जरा, किस खेल से संबंधित है? जल्दी बताइए। बंकर शब्द, पोलो, किससे संबंधित है? पोलो से। पोलो का खेल कौन लेके आए भारत में? पुर्तगाली। कौन लेके आए? पुर्तगाली। चौगान भी बोलते उसको है, चौगान। सुना होगा तुमने कि चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिरकर मर गया। पोलो ऐसे भी खेला जाता है, घोड़े से, घोड़े के ऊपर बैठ के भी खेला जाता है। ठीक है ना? तो कौन लेके आए थे? पुर्तगाली लेके आए थे, चौगान। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पोलो। बंकर शब्द पोलो से संबंधित है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने वांडीवास का युद्ध में किसको हराया था? वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। कब हुआ? 1760 में। किसको हराया था? डचों को हराया था, पुर्तगालियों को हराया था, फ्रांसीसियों को हराया था, या मराठों को हराया था? तो मराठों को तो आंग्ल मराठा युद्ध में हराया था, आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है। पुर्तगालियों को हराया था 1612 में, सुवाली के युद्ध में या स्वाली के युद्ध में। डचों को हराया था बेदरा के युद्ध में, बेदरा या बेदुरा के युद्ध में, 1759 में। तो फ्रांसीसी बचे, तो इसका सही जवाब क्या होगा? फ्रांसीसियों को हराया था वांडीवास के युद्ध में 1760 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, फ्रांसीसियों को 1760 में। क्लियर हो गई बात? अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, अभी भी मैंने तुमको बताया था कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? आर्टिकल मैंने तुमको बता दिया था 50। ये पूछ रहा है भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 में क्या है? DPSP। क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 4A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। और भाग 1 में क्या है? संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। क्लियर हो गई बात? भाग 1 शुरू होता है कहां से कहां तक? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। भाग 3 शुरू होता है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 शुरू होता है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। और भाग 4 का एक ही आर्टिकल में 51 के कम है। क्लियर हो गई बात?
अब ये पूछ रहा है आर्टिकल कौन से भाग में है, तो ये 36 से लेकर 51 तक जाएगा, तो भाग 4 डीपीएसपी में है आर्टिकल 50। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी। ठीक है ना, अनुच्छेद 50 में है न्याय कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। क्लियर हो गई बात। चलो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भाग 4। ठीक है, भाग 4। ध्यान रखना भाई, कभी भी भाग भी पूछ लेता है, कभी आर्टिकल भी पूछ लेता है। ठीक है, और भाग 4 है पहले मूल संविधान में, ये जो वाला ऑप्शन है ये मूल संविधान में नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने जोड़ा था। चलो अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन मंत्री परिषद में शामिल है। मंत्री परिषद में कौन कौन आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष एवं विभागीय सचिव, प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री। जरा बताओ जरा कौन कौन आते हैं। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री। ठीक है ना, जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री है, चाहे वो राज्य मंत्री है, चाहे वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, चाहे वो उप मंत्री है, ये सारे मंत्री प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद कहलाते हैं। जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आता है और प्रधानमंत्री आता है। क्लियर हो गई बात। मंत्रियों की संख्या 91वां संविधान संशोधन 2003 में एक संशोधन किया गया और 15% कर दी गई थी मंत्रियों की संख्या को। क्लियर हो गई बात। राज्यों में भी 15% या 12 उसी टाइम किया गया था कि 12 भी रख सकते हो, 12 संख्या है। अगर तुम्हारा 15% कम निकल रहा है बहुत सारे राज्यों का, तो तुम 12 भी रख सकते हो। क्लियर बात। चलिए, प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री है ना, ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई। विश्व बैंक के बारे में पूछ रहा है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई, बताओ जरा। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, 1944-45, 1955-56, देखो 1945, 1956, 1960 या 1988। आसान प्रश्न है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, बहुत आसान प्रश्न है। ब्रिटेन वुड्स कहाँ की गई थी, ब्रिटिश बुस्ट में, यूएसए में की गई थी। कब की गई थी, 1944-45 में। कब की गई थी, 1944-45 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति होती है बल, आपको पता है वित्त आयोग का वर्णन कहाँ है, आर्टिकल अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद। तो इसका सही जवाब है कि राष्ट्रपति इसका 5 वर्ष के बाद एक वित्त आयोग का गठन करता है, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है। चलिए, क्लियर। अगला प्रश्न देखो जरा। निम्नलिखित में से सुमेल नहीं है। मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी आप प्रश्न पढ़ते हो एग्जाम में, तो पहले जो हाँ और नहीं है उसको अंडरलाइन कर दो या गोला कर दो उस पर। निम्नलिखित में से किसका सुमेल, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, ये भी ठीक है। टिहरी बांध भागीरथी पर, ये भी सही है। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला में है और ये साबरमती पर नहीं है बल्कि चंबल नदी पर है। किस पर है, चंबल नदी पर, चंबल नदी पर है। इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, गांधी सागर। नहीं पूछ रहा ना, तो चंबल नदी पर है। और किस राज्य में है ये, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला में है ये। ठीक है, साबरमती में नहीं, साबरमती नदी पर नहीं है बल्कि चंबल नदी पर है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नहीं पूछ रहे हैं तो ये। बाकी टिहरी बांध भागीरथी पर है, सरदार सरोवर नर्मदा पर है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। क्लियर। चलो अगला प्रश्न देखो जरा। अगला देखो जरा। अगला प्रश्न है आज का लास्ट सेकंड प्रश्न है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। किस भाग में है ग्राम पंचायतें, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, बताओ जरा किस भाग में ग्राम पंचायतें की स्थापना का प्रावधान है, जल्दी बताओ। भाग 4,
भाग 4 आर्टिकल 40 डीपीएसपी भाग 4 में है और अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? देखो, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के लिए एक आयु चाहिए। लोकसभा के लिए 25, देखो लोकसभा के लिए 25 वर्ष, वोट देने के लिए 18 वर्ष, पंचायतों के लिए 21 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? 30 वर्ष राज्यसभा, 25 वर्ष लोकसभा, 60 वर्ष तो खैर रिटायर होने के लिए चाहिए। वोट देने के लिए 18 वर्ष, पंचायतों के लिए 21 वर्ष। क्लियर हो गई बात? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। और आज हमारी यह श्रृंखला जीएस की जो श्रृंखला है, अभी मैं इसको विराम देता हूँ। नेक्स्ट हफ्ते आपको मिलेंगे कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बने रहिए, आप निरंतर हम क्वेश्चन लाते रहेंगे और आप लाभान्वित होंगे, ऐसी अपेक्षा की जाती है। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।